नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसी सिंधु घाटी सभ्यता को एक और नाम दिया जाता है। इसी को कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता। इसी को और नाम दें तो नाम दिया जा सकता है सिंधु सभ्यता। दोस्तों, सबसे पहले इसका नाम मिला सिंधु सभ्यता, जो सर जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया। इसके अवशेष सिंधु नदी के आसपास के एरिया में मिलने के कारण फिर इसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता में सबसे पहले जिस नगर की खुदाई हुई थी वो नगर था हड़प्पा। इसलिए इस सभ्यता का तीसरा नाम रखा गया वो हड़प्पा सभ्यता। कहा जाता है इसी सभ्यता के लोगों को कपास उगाने का श्रेय दिया जाता है। इसी कारण से इस सभ्यता को एक और नाम मिला सिडन सभ्यता। तो याद रखिएगा, कपास उगाने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को क्या नाम दिया गया, तो सिडन सभ्यता। इसके अलावा बात करें कि इसी सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता में, या इसी का दूसरा नाम है सरगान सभ्यता, या इसी का तीसरा नाम है कीलाक्षरी लिपि वाली सभ्यता। ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इस सभ्यता के अंतर्गत जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको क्या नाम दिया गया, तो याद रखिएगा इसे क्या नाम दिया गया, मेलुहा। अर्थात मेसोपोटामिया की मोहरों में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा के नाम से जाना गया है। कहा जाता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता को कैसी सभ्यता माना गया है, तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता के अंतर्गत प्रमुख रूप से 6 नगरों की मान्यता, यानी 6 नगरों की बात की जाती है। ये 6 प्रमुख नगर जो मिले हैं, ये 6 नगरों में प्रमुख रूप से हड़प्पा एक, दूसरा मिला है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो के अलावा तीसरा नगर जो माना जाता है वो है लोथल, और लोथल के अलावा चौथा नगर माना गया है ये लोथल के अलावा कालीबंगा, और कालीबंगा के अलावा नेक्स्ट बात करें तो इसके अंतर्गत है एक माना गया है बनावली। ये बनावली जो हरियाणा के अंतर्गत है, जहाँ से हल्का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा ये राजस्थान से संबंधित है घग्गर नदी से। लोथल गुजरात में भोगवा नदी किनारे मिला है, जहाँ से फारस की बटन के आकार की मुद्रा मिली है। इसके अलावा लोथल वो जगह है जहाँ से कालीबंगा की तरह ही यहाँ से भी युग्म सबादियाँ वगैरह के अवशेष मिलते हैं। फिर बात करें इसके अलावा जो छठा जो स्थल है, इस छठे स्थल को नाम दिया गया है चनहूदड़ो, चनहूदड़ो। और ये चनहूदड़ो ये भी सिंधु नदी किनारे वर्तमान पाकिस्तान के अंतर्गत है। तो दोस्तों, कहें कि इस सभ्यता में ये 6 प्रमुख नगर माने गए। और ये जो सभ्यता जो है, इस सभ्यता के लिए ये कहा जाता है कि ये सभ्यता किस आकार में थी, तो याद रखिएगा ये सभ्यता त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई थी। और माना जाता है कि इस सभ्यता का जो विस्तार है ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत माना गया है। अर्थात यह सभ्यता 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत फैली हुई थी। कहा जाता है कि इसका त्रिभुजाकार आकार था। और ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता के लिए माना जाता है कि इसका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार की अगर बात करें तो इसकी लंबाई, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत इसकी लंबाई है ये कितना किलोमीटर के अंतर्गत है, 1400 किलोमीटर। और जो कहे कि इसकी जो चौड़ाई की अगर बात की जाए तो ये सामान्यतः 1100 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। कौन सी सभ्यता की बात चल रही है, ये सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, याद रखिएगा सिंधु घाटी जो सभ्यता है यह एक नगरीय सभ्यता। इस सभ्यता के अंतर्गत अगर समाज की बात करें हम लोग, तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था, तो याद रखिएगा मातृ सत्तात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का जो ये कहें कि जो हेड हुआ करती थी वो माँ थी, क्योंकि मृण मूर्तियों पर महिला के चित्र ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए समाज मातृ सत्तात्मक था। जबकि वैदिक सभ्यता में समाज पितृ सत्तात्मक था।
वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। फिर बात करें इन लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो याद रखिएगा कृषि, और सेकंड व्यवसाय माना गया इनका पशुपालन। लेकिन अगर वैदिक सभ्यता में पूछे तो पहला व्यवसाय उनका पशुपालन और दूसरा कृषि होगा, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख व्यवसाय कृषि और सेकंड व्यवसाय के अंतर्गत आ जाएगा पशुपालन, अर्थात ये लोग कृषि व पशुपालन किया करते थे। वैसे कपास उगाने के कारण इस सभ्यता को क्या नाम दिया गया था, सिडन सभ्यता। इस सभ्यता के अंतर्गत अगर बात करें तो ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता के भारत के अंतर्गत बात की जाए तो भारत में इस सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु मिला है मांडा। ये मांडा जो जगह मिली है ये चिनाब नदी के किनारे मिली है। बात करें इसका पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु इसका मिला है आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जिला मेरठ, और जिस नदी किनारे मिला है उस नदी का नाम है हिडन नदी। हिडन यमुना की सहायक है, याद रखिएगा। तो ये चिनाब नदी किनारे मांडा ये उत्तरी बिंदु भारत में, पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर हिडन नदी, और ये आपके मेरठ उत्तर प्रदेश से। बात करें दक्षिणी बिंदु तो महाराष्ट्र में मिला है, और इस बिंदु का नाम है दैमाबाद। दैमाबाद कौन सा बिंदु हो गया, दक्षिणी, और ये कहाँ से संबंध होगा, महाराष्ट्र से, जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। और पश्चिमी बिंदु का नाम है सुतकांगेडोर, और सुतकांगेडोर ये वर्तमान बलूचिस्तान से है, और इसका संबंध कौन सी नदी है, दास्क। जबकि दैमाबाद का संबंध कौन सी नदी से होगा, तो याद रखिएगा परवरा नदी किनारे। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर के अंतर्गत चिनाब नदी किनारे मांडा मिला है। दक्षिणी बिंदु महाराष्ट्र में अहमदनगर के अंतर्गत दैमाबाद परवरा नदी किनारे मिला। पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर हिडन नदी किनारे मिला उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर है जो दास्क नदी के किनारे मिला है। ये कह सकते हैं कि ये जो सभ्यता जो है ये भारत के अंतर्गत है। ये सबसे उत्तरी बिंदु भारत की अगर बात की जाए तो ये मांडा है। वैसे दोस्तों इसका सबसे उत्तरी बिंदु है अफगानिस्तान में, जो सोर्तगोई जो जगह है हिंदुकुश पर्वतमाला के वहाँ मिला है, लेकिन भारत में पढ़े तो भारत में इसका उत्तरी बिंदु मांडा। अब बात करें ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने देशों में था, तो याद रखिएगा पाकिस्तान के अलावा अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान के अलावा हमारे भारत में इस सभ्यता का क्या था, विस्तार था। फिर बात करें ये सभ्यता जो थी, इस सभ्यता का जो स्थल है, इन स्थलों की अगर हम बात करें कि भारत के कौन कौन से क्षेत्र से इस सभ्यता के क्या मिले हैं अवशेष। सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष भारत में जिन राज्यों से मिले हैं, अगर उन राज्यों की बात की जाए तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब के अलावा हरियाणा के अलावा राजस्थान, और राजस्थान के अलावा गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश। यानी जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, केवल 7 राज्यों से ही इस सभ्यता के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के अभी तक केवल ये कहें कि 5% एरिया को ही सर्च किया गया है। 95% भूभाग पर अभी उत्खनन और खुदाई यानी सर्वे बाकी है। 5% को आधार मानकर हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि कौन सी जगह से क्या मिला है। सोचिए जब 5% में इतनी चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग, जब इस सभ्यता का पूरा पता चल जाएगा 95% और, तब इस सभ्यता के बारे में और भी कुछ कहा जा सकता है कि इस सभ्यता का संबंध किन लोगों से था, इसके उजड़ने का कारण क्या था, ये कैसे विकसित हुई, और ये सभ्यता के पनपाने वाले लोग कौन थे। अब बात करें भारत के अंतर्गत जो सिंधु घाटी सभ्यता का जम्मू कश्मीर में जो स्थल मिला है वो कौन सा मिला है, मांडा, जो चिनाब नदी किनारे मिला। पंजाब की अगर बात की जाए कि पंजाब में कौन कौन से स्थल मिले हैं, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं पंजाब में स्थलों को, तो इनके लिए शॉर्ट ट्रिक ले सकते हैं हम, बाग रोप कर
बाग रोप कर संग बना लिया पंजाब ने। बाग रोप कर संग बना लिया पंजाब ने। तो जो जो स्थल है यहाँ पंजाब के अंतर्गत, तो एक तो आ गया बाड़ा, इसके अलावा एक आ गया रोपड़ और एक आ गया संघोल। बाड़ा, रोपड़ और संघोल। इसके अलावा एक चक 84 और मिलता है। चक 84 के नाम से और जगह है, वो भी मिलती है यहाँ। इसके नेक्स्ट बात करें, फिर आ जाता है कौन, हरियाणा। तो हरियाणा के अंतर्गत जो स्थल है उन स्थलों की बात करें तो यहाँ पर तो कितने हुए, एक बाड़ा, रोपड़ 2 और संघोल 3। लेकिन हरियाणा के अंतर्गत जो स्थल हैं अगर उनकी बात करें तो यहाँ भी 100 ट्रिक ले सकते हैं। सुर बदलो रोमा गुजरात में। सुर बदलो रोमा गुजरात में, सॉरी हरियाणा की बात चल रही है तो हरियाणा के लिए ट्रिक लेंगे, राखी बनकर मीत से सिर कुडवाने हरियाणा गई। तो ये याद रखने के लिए है, राखी बनकर मीत से सिर कुडवाने हरियाणा गई। अर्थात हरियाणा के अंतर्गत जो स्थल है उन स्थलों की बात करें तो पहला राखी से क्या बना देंगे, राखी गढ़ी। फिर बनकर से क्या बन जाएगा, बनावली। फिर मीत से बन जाएगा मीताथल और फिर सिर से बन जाएगा शीशवाल और फिर कुंडवाने से बनेगा कुणाल, जहाँ से चांदी के 2 छत्र मिले हैं कुणाल जगह से। पहले राजा महाराजा जो छत्र धारण करते थे सर पर, ये 2 छत्र कहाँ से मिले हैं, कुणाल नामक जगह से मिले। और याद रखिएगा दोस्तों, कुणाल किसका प्रसिद्ध पुत्र था, सम्राट अशोक का, जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी कलिंग युद्ध के बाद कभी भी युद्ध न लड़ने की। तो राखी गढ़ी भी हरियाणा में स्थल है जिसकी वर्तमान में खुदाई जारी है। बनावली ये भी हरियाणा में है जहाँ से मिट्टी का हल मिला है। मीताथल भी हरियाणा में है, शीशवाल भी हरियाणा में है और कुणाल जगह भी कहाँ है, हरियाणा में है। तो ये हरियाणा के प्रमुख 5 स्थल मिल जाते हैं। इसके नेक्स्ट बात करें तो फिर आ जाता है राजस्थान। राजस्थान में याद रखिएगा दोस्तों केवल कालीबंगा को पढ़ा जाता है, वैसे पीलीबंगा भी इसी के समकालीन है, लेकिन मुख्य रूप से राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ इस सभ्यता का एक स्थल कौन होगा, कालीबंगा। फिर बात करें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में जो इसका पूर्वी बिंदु मिला है सिर्फ वही है आलमगीरपुर वाला। तो आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में हो गया। फिर बात आती है किसकी, महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र में इसका जो स्थान है दैमाबाद, जो कौन सा बना था, दक्षिणी बिंदु। अब बच गया कौन, गुजरात। याद रखिए सिंधु घाटी सभ्यता की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद सर्वाधिक जो स्थल खोजे गए वो कौन से राज्य से, तो गुजरात से ही खोजे गए थे। विभाजन के बाद ज़्यादातर सैन्य स्थल पाकिस्तान चले गए थे। विभाजन के बाद में भारत में खोजा गया पहला जो सैन्य स्थल था वो कौन था, कालीबंगा था, जिसकी खोज 1952 से संबंधित है। अब हम बात करते हैं गुजरात के स्थल। तो याद रखिए गुजरात के जो स्थल हैं सर्वाधिक हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध हैं उन्हीं की हम लोग बात करेंगे। तो गुजरात में इस सभ्यता के जो प्रमुख स्थल मिले हैं, अगर उन स्थलों की हम बात करें तो यहाँ इनके लिए 100 ट्रिक ले सकते हैं। गुजरात के स्थल या सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो कहाँ से मिले हैं, गुजरात से। या शॉर्ट ले सकते हैं, सुर बदलो रोमा गुजरात में। सुर बदलो रोमा गुजरात में, तो पहले सु आ रहा है, इससे बना देंगे सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा याद रखिए, सुरकोटड़ा यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अस्थि पंजर जिस जगह से मिले हैं वो जगह कौन है, सुरकोटड़ा। और र से बन जाएगा रंगपुर। ये रंगपुर गुजरात में मादर नदी के किनारे मिला है। नदी का नाम क्या है, मादर नदी। फिर बात करें नेक्स्ट है भगतपुरा। ये भगतपुरा ये भी गुजरात के अंतर्गत है। फिर दैस से बना दो धोलावीरा, जहाँ से स्टेडियम का साक्ष्य मिला है वो जगह कौन है, धोलावीरा ही है। सारे स्थल 2 भागों में डिवाइड थे, बट ये धोलावीरा कितने भागों में डिवाइड था, 3 भागों में। यहाँ गोदीवाड़ा का अवशेष मिलता है, यहाँ से मिट्टी की मम्मियों के अवशेष मिलते हैं, यहाँ से नावों के मॉडल वगैरह के अवशेष मिलते हैं। कौन सी जगह,
धोलावीरा और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो अक्षर मिला है वो भी इसी जगह से मिला है, जो एक स्टेडियम के बाहर मिला है। ये कह सकते हैं। इसके अलावा लो से क्या बना देंगे तो लोथल, ये लोथल भोगवा नदी किनारे गुजरात में ही मिला, जो प्रमुख बंदरगाह भी था। और रो से बन जाएगा रोजड़े। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, रोपड़ पंजाब में है, रोपड़ पंजाब में है और ये रोजड़ी ये गुजरात में है। ये वैसे ही है जैसे रंगमहल राजस्थान में है, बट रंगपुर कहाँ है, गुजरात में है। रंगमहल राजस्थान में और रंगपुर कहाँ है, गुजरात में है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसके नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो सुर बदलो रोमा गुजरात में। इसका अलावा ये मालावण ये जगह और है, ये भी गुजरात में है। तो गुजरात की कौन कौन सी जगह हो गई, सुरकोटड़ा हो गया, रंगपुर हो गया, भगतपुरा हो गया, धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, इसके अलावा रोजड़ी हो गया और इसके अलावा मालावण हो गया। अगर हम इस ट्रिक से याद नहीं कर सकते तो इसको शॉर्ट दूसरा ले सकते हैं। धोलू को जब सुरों का रंग चढ़ा तो मालामाल हो गया गुजरात में। धोलू को जब सुरों का रंग चढ़ा तो मालामाल हो गया गुजरात में, अर्थात वही स्थल निकलने वाले हैं जो यहाँ निकाले हैं। सर्वाधिक सैंधव स्थल किस राज्य से मिले हैं तो गुजरात ही होगा इसका उत्तर। अब बच गया पाकिस्तान, अर्थात पाकिस्तान में जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल चले गए हैं उनकी अगर बात करें तो यहाँ 100 ट्रिक से याद रखना। हम आगे चेक देंगे, हम आगे चेक देंगे पाक को, या हम आगे चक देंगे पाक को, याद रखने के लिए है। ये वो स्थल हैं जो पाकिस्तान में गए है से बना दीजिए हड़प्पा। फिर मैं से क्या बन जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्थान का भी एक सभ्यता स्थल है जिसे लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है या लघु मृतकों का टीला कहा जाता है, वो है आहड़ सभ्यता। फिर इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो है से हड़प्पा, मैं से मोहनजोदड़ो, फिर ए आ रहा है ऐसे बन जाएगा अमरी। अमरी ये भी पाकिस्तान में है। फिर गे आ रहा है, गैसे बनेगा गणेरी वाला, गैसे गणेरी वाला, ये भी पाकिस्तान के अंतर्गत है। और च आ रहा है, फिर च से बन जाएगा चनहुदड़ो। याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता में पश्चिमी टीला जहाँ से किसी दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है वो जगह कौन है तो चनहुदड़ो ही है। ये मन के बनाने का प्रमुख कारखाना था चनहुदड़ो। यहाँ से सौंदर्य प्रसाद यानी मंजूषा मिली है और लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। यहीं से एक ईंट मिली है, जब वो ईंट गीली थी तब उसके ऊपर एक बिल्ली भगी और बिल्ली का पीछा करते हुए कौन भगा, एक कुत्ता भगा, तो दोनों के पद चिन्ह आ गई है। ये जगह भी कौन है, चनहुदड़ो ही है। यहाँ से किसी दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है, ये जगह भी कौन है, चनहुदड़ो ही है। इसके अलावा कैसे आगे क्या हो जाएगा, कोट डीजी। कोट डीजी दोस्तों याद रखना, कई बार प्रश्न करता है कि बताइए राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता की तुलना, राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता की तुलना पाकिस्तान के कौन से स्थल से की जाती है तो कोट डीजी से ही की जाती है। ये ध्यान रखना, कालीबंगा की तुलना पाकिस्तान के कोट डीजी से की जाती है। ये कहा जाता है कि इन दोनों में समानता है, लेकिन दोनों के नष्ट होने का अलग अलग प्रमाण है। जैसा कि कालीबंगा के लिए कहा जाता है कि घग्गर नदी या सरस्वती नदी लुप्त होने से या आक्रमण से ऐसा हुआ, लेकिन कोट डीजी यहाँ आग लगने का साक्ष्य मिला है। कोट डीजी से आग लगने का साक्ष्य मिला है कि आग लग गई होगी और ये सभ्यता क्या हो गई, नष्ट हो गई। लेकिन इतनी बड़ी सभ्यता का आग से नष्ट होना भी बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। इस सभ्यता के बारे में बिल्कुल कहा नहीं जा सकता कि इस सभ्यता का क्या कारण था जो ये सभ्यता क्या हुई, लुप्त हुई। फिर बात करें दोस्तों, इस सभ्यता को सर जॉन मार्शल ने ही नाम दिया था। पहले कहा सिंधु सभ्यता, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले हड़प्पा खोजा इसलिए हड़प्पा सभ्यता, और इसी को कपास उगाने के कारण सिडन सभ्यता, और मेसोपोटामिया के जो शिलालेख हैं उनमें इसको कहा मेलुआ सभ्यता। इसमें परिवार कैसा था तो मातृसत्तात्मक था। ये कैसी
ये कहें कि कैसी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता मानी गई। इस सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो कृषि प्रमुख व्यवसाय था। सेकंड व्यवसाय इनका पशुपालन था। ये जो सिंधुवासी थे मीठे के लिए शहद का प्रयोग करते थे। यहाँ इस सभ्यता को कौन से काल में रखा जाएगा, तो याद रखिएगा इस सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल की मानते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों समय को 3 भागों में डिवाइड किया। एक वो समय जब मनुष्य को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, वो जो हथियार वगैरह यूज लेते थे उन्हीं से उनके ऊपर रिसर्च किया जाता है, तो वो तो कहलाता है प्री हिस्टोरिक एज या प्राग ऐतिहासिक काल। लेकिन वो समय जब मानव को लिपि का ज्ञान तो हुआ लेकिन वो लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है, उसे कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। और जिसकी लिपि पढ़ ली गई है वो कहलाता है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक वैदिक सभ्यता। और अगर आद्य ऐतिहासिक की बात करें तो ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो अब तक जो ये कहें कि लगभग 400 अक्षरों की पहचान हो चुकी है इसकी। इसमें सर्वाधिक जो चिन्ह मिले हैं अंग्रेजी के यू आकार के हैं। लेकिन अगर किसी जीव के ऊपर पूछ ले तो ध्यान रखना सर्वाधिक चित्र कौन से जीव के मिले हैं, मछली के मिले हैं। इसीलिए यहाँ की लिपि के अलग अलग नाम मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से मिलने वाली लिपि को क्या कहा गया है, तो पहला इसको नाम दिया है सैंधव लिपि। अगर ऑप्शन सैंधव लिपि ना दिया हो तो इसी का दूसरा नाम मिलेगा बुस्ट्रोफेदन लिपि। और अगर बुस्ट्रोफेदन भी लिपि ना मिले तो फिर इसका तीसरा नाम मिलेगा सर्पिलाकार लिपि। और अगर ये सर्पिलाकार लिपि भी नहीं दे रखा है तो इसका चौथा नाम दे सकते हैं गोमूत्रिका लिपि। गोमूत्रिका लिपि भी इसे ही कहा गया है, बुस्ट्रोफेदन भी इसे ही कहा गया है। अगर ये भी नहीं दे रखा है तो फिर कहेगा भाव चित्रात्मक लिपि, क्योंकि इस चित्रों को भावों के द्वारा प्रकट किया गया है या भावों को चित्रों के माध्यम से प्रकट किया गया है। इसमें चिन्हों के साथ साथ बीच में भावों को प्रकट करने के लिए चित्रों का प्रयोग है, इसलिए इसका एक और नाम हो गया भाव चित्रात्मक लिपि। और अगर दोस्तों ये भी ना मिले तो ध्यान रखना इसी का एक और नाम है संकेतात्मक लिपि। संकेतात्मक लिपि क्योंकि इसमें संकेतों के माध्यम से बात की गई है, इसलिए इसका एक और नाम हो गया संकेतात्मक लिपि। यह लिपि वर्तमान में नहीं पढ़ी गई है, अब तक नहीं पढ़ी गई है, ध्यान रखिएगा। 2 लिपियां भारत की नहीं पढ़ी गई है। नंबर 1 ये सैंधव लिपि और दूसरी एक लिपि जो बैराड़ से मिली है शंख लिपि। उसमें समस्या ये है कि ज़्यादातर शंख वाले चित्र हैं, इसलिए उसको पढ़ना आसान नहीं है। इसी तरह से इसमें भी पहले चिन्हों का प्रयोग किया गया है, बीच बीच में चित्रों का प्रयोग किया है। पहली लाइन दाएं से बाएं लिखी है, दूसरी बाएं से दाएं लिखी है, जैसा कि आज उर्दू लिखा जाता है। इसमें बीच बीच में चिन्हों का प्रयोग हुआ है, अक्षर पर अक्षर खुदे हैं, तो ये इसके पढ़ने की समस्या है। अभी तक इस लिपि को नहीं पढ़ा गया है, याद रखिएगा। फिर बात करें दोस्तों कि ये जो इसकी जो लिपि थी, इसके अलावा इस सभ्यता के लोग कौन थे, तो यहाँ से मंगोलियड प्रजाति के अवशेष मिले हैं, भूमध्य सागरीय अवशेष मिलते हैं, निग्रिटो वगैरह ये कहें कि मंगोलियन वगैरह के भी अवशेष मिलते हैं। तो कहा जा सकता है इस सभ्यता को बसाने वाले एक लोग नहीं थे। याद रखिए सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक अवशेष मिले हैं भूमध्य सागरीय प्रजाति के। सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाले भूमध्य सागरीय थे या संभवतः इन्हें द्रविड़ माना गया है। संभवतः क्या कहा गया, द्रविड़। वैसे द्रविड़ का संबंध दक्षिणी भारत से है क्योंकि इनकी लैंग्वेज मैच करती है। जैसे हमारे जो राजस्थान में जो जनजाति मिलती है ना, भील जनजाति का संबंध किससे जोड़ा जाता है, तो मुंडारी लिपि का संबंध होने के कारण मुंडा जनजाति से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से याद रखना है भाव चित्रात्मक लिपि या बुस्ट्रोफेदन सर्पिलाकार गोमूत्रिका या इसी को संकेतात्मक लिपि। और कंफ्यूज नहीं होना है, मछली के चित्र ज़्यादा हैं इसलिए मत्स्य लिपि भी कहा गया है। मत्स्य लिपि भी किसको कहा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को ही कहा गया है। फिर बात करें दोस्तों यहाँ के लोगों का रहन सहन, भवन निर्माण, इनके ऊपर यानी सामाजिकता की अगर हम लोग बात करें
तो याद रखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मनोरंजन की। इस सभ्यता के लोगों के पास में मनोरंजन का साधन क्या था? तो ये लोग घुड़दौड़ यानी घोड़ों की दौड़, इसके अलावा मल्ल युद्ध यानी कुश्ती वगैरह, इसके अलावा ये लोग पासा खेला करते थे, जुआरी थे, ये लोग गैमलर थे, क्योंकि यहाँ के उत्खनन से पासे की क्या मिली है? गिट्टियाँ मिली हैं। इसके अलावा नृत्य और गायन, नृत्य गायन इनके प्रमुख मनोरंजन का क्या था? शिकार वगैरह भी इनके मनोरंजन का क्या था? साधन था। फिर बात करें यहाँ की सड़कें, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई मिली हैं। याद रखिए सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को कहाँ काटती हुई मिली हैं? तो समकोण पर। इसको क्या कहा गया है? तो इसे ग्रिड पद्धति कहा जाता है, ग्रिड पद्धति। और अगर ग्रिड पद्धति ना बोले तो इसका दूसरा नाम दे सकते हैं जाल पद्धति, ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति। और दोस्तों अगर ये भी नहीं दे तो इसे ऑक्सफोर्ड सर्कस भी कहा जा सकता है, ऑक्सफोर्ड सर्कस के तौर पर भी इसको जाना जाता है। किसको? ये दो सड़कें एक दूसरे को किस पर काट रही है? समकोण पर। घरों के दरवाजे और घरों की खिड़कियाँ ये गली की ओर खुली हुई मिली है, लेकिन अपवाद मिला है एक जगह, और वो जगह कौन सा? लोथल। याद रखिए लोथल में एक घर ऐसा मिला है जिसका मुख्य दरवाज़ा गली की ओर न खुल करके किधर मिला है? सड़क की ओर। बाकी सारे स्थलों से जो घरों के दरवाजे हैं ये पीछे की ओर या गली की ओर ही मिली है। ठीक है दोस्तों, इससे आगे हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।